नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस रसशास्त्र विषय में मैं आपको अब यंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में भी मैंने आपको यंत्रों के बारे में बताया। दोहरा यंत्र, डमरू यंत्र और स्थल यंत्र, इन 3 यंत्रों के बारे में पिछले अध्याय में बताया आपको मैंने। अब इस अध्याय में मैं आपको जो है स्वेदनी यंत्र, बालूका यंत्र, इन यंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इनके बारे में आप ध्यान से सुने। स्वेदनी यंत्र के बारे में है जिसमें स्वेदन किया जाए। स्वेदनी यंत्र नाम से ही पता लगता है। स्वेदनी यंत्र एक मजबूत हांडी, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मटकी, उसको हांडी बोलते हैं। मिट्टी की हांडी में कुछ खाली रखते हुए जल भर दें। कुछ खाली रखें उसको और उसमें जल भर दें। अब उस हांडी के मुख पर एक स्वच्छ और मजबूत वस्त्र बांध दें। स्वच्छ हो और मजबूत वस्त्र बांध दें। वस्त्र के ऊपर स्वेद द्रव्य को रखकर, इस वस्त्र के ऊपर क्या है, जिस द्रव्य का स्वेदन करना है अपने को, जिस द्रव्य का अपने को स्वेदन करना है उस द्रव्य को इसके ऊपर रखें। किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर रखें, ऐसे द्रव्य को रखें। और शराब को, जो द्रव को अच्छी प्रकार ढक सके, रख दें। इसको क्या है, इसके ऊपर रख करके एक सराई जो होती है उसको द्रव के ऊपर ढक दें। उसको जो अच्छी तरह उसको ढक दें, इस प्रकार से रख दें। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दें। इस यंत्र को स्वेदनी यंत्र कहते हैं। इसी यंत्र को स्वेदनी यंत्र, क्योंकि स्वेदनी यंत्र नीचे से पानी गर्म होगा तो वो स्वेद द्रव कपड़े से उसमें गर्मी भाप आएगी, भाप से उसका स्वेदन हो जाएगा। स्वेदन इसी को स्वेदनी यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा द्रव का स्वेदन किया जाता है। इससे शुष्क और कठिन द्रव्य मृदु हो जाता है। इससे स्वेदन किया जाता है। इससे क्या होगा, शुष्क और कठिन जो द्रव्य हैं वो मृदु हो जाते हैं। शुष्क गीला हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, और कठिन द्रव्य मृदु हो जाएगा। शुष्क और आर्द्र द्रव्य ये क्या है, आर्द्र मृदु हो जाते हैं। द्रव्य का मल भाग वाष्प से बने जल में घुलकर टपक कर नीचे पात्र में आ जाता है तथा द्रव्य शुद्ध हो जाता है। मतलब द्रव्य का जो मल भाग है वो वाष्प के रूप में आकर के पानी में टपक कर आ जाता है, और बाकी जो द्रव्य जो रखा है वो द्रव्य शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इसको स्वेदनी द्रव्य, इसका नाम आधार रखा गया है स्वेदन करने के लिए। अब आगे है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बालूका यंत्र। बालूका यंत्र जैसे नाम से सबसे स्पष्ट है कि इसमें बालू, मिट्टी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बालूका यंत्र कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है बालू का यंत्र। तो बालू मिट्टी का, इसमें बालू मिट्टी रेत जैसी मिट्टी नहीं होती, बालू मिट्टी बजरी जैसी मिट्टी होती है, उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बालू का यंत्र कहते हैं। अब इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। एक सकरे मुख वाली आतिशी शीशी, मतलब सकरे यानी मुँह उसका बहुत छोटा हो, ऐसी आतिशी शीशी बोलते हैं 20 औंस की बियर की बोतल। मतलब मजबूत बोतल जो होती है वो आतिशी शीशी कहलाती है, ताकि वो कांच की बोतल फूटे नहीं आँच देने पे। तो जो बियर की बोतल होती है उसको मजबूत आतिशी बोतल के रूप में माना जाता है। उसको लेकर उस पर 1 अंगुल मोटी 7 बार कपट मिट्टी करके सुखा लें। मतलब इस बोतल को लें, इस बोतल को लेकर के इसमें टूटे नहीं, अग्नि को ये सहन कर सके, इसलिए इसमें क्या करें, 1 अंगुल मोटी, मतलब 1 अंगुल मोटी 7 बार कपट मिट्टी करें। इसमें कपट मिट्टी की मैंने प्रक्रिया आपको पहले बताई है कि एक कपड़ा लें, सूती कपड़ा होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए। उस कपड़े को लपेटें, उसके बाद में फिर उसमें कपड़ी मिट्टी करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो करके उसके ऊपर लेप करें, उसको सुखावें। सूखने के बाद ये प्रक्रिया एक बार होती है। इस प्रकार 7 बार कपट मिट्टी करें। तो 7 बार कपट मिट्टी कर लेंगे, उसमें हर बार नया कपड़ा, हर बार नई मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। इस बार 7 बार कपट मिट्टी करके सुखाने के बाद में ये आपको बालूका यंत्र के लिए ये बोतल आपकी तैयार हो जाती है। कपट मिट्टी करके सुखा लें। इस शीशी में 3 भाग पारदयुक्त औषधि द्रव्य, मतलब इसमें क्या, तीन भाग तो इस शीशी में पूरा नहीं भरना, इसका 3 भाग तो क्या भरें अपन, पारदयुक्त औषधि द्रव्य कजली भर दें। एक बड़ी नाद यानी बाल्टीनुमा लेकर उसके तल भाग को 2 अंगुल ऊपर तक बालूका से भर दें। कोई बड़ा बर्तन लें, उस बड़े बर्तन में क्या करें, बाल्टीनुमा बर्तन लेकर के उसमें उसके 2 भाग बालूका से भर दें और उसके ऊपर शीशी को रखें। मतलब बालूका से भरने के बाद उसके ऊपर शीशी को रख दें, जिसको अपन कपट मिट्टी किया है, और उसमें अपने जो पारद का द्रव्य रखा है उसको रख दें।
उसको रख दें उसमें। इसके बाद इसका मुख बंद और उसके ऊपर शीशे को रखें और बोतल का कंठ यानी मुख को 2 अंगुल नीचे तक बालू का भर दें। मतलब मुख तक 2 अंगुल, मतलब बोतल को रखें उसके ऊपर भी मुख तक बालू का भर दें, 2 अंगुल नीचे तक बालू। नाद के ठीक बीचों बीच बोतल रखें, इसका ध्यान रखें, बीच में रखें। बालू का भरते समय बोतल का मुख कार द्वारा ढक देना चाहिए ताकि बोतल के अंदर कोई बालू का नहीं प्रवेश करे। इस तरह ध्यान रखना चाहिए, संभावना नहीं है। अब इस बालू का यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर क्रमशः मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि से पाक करें। ठीक है। इसके बाद में बालूका के ऊपर सतह पर तृण तिनका डालने पर जलने लगे तब यह पाक करना चाहिए। तब तक पाक करें जब तक बालूका के सतह पर तृण यानी डालने पर जलने लगे। मतलब बालूका की सतह पर कोई तिनका डालें तो तिनका इतना गर्म हो जाए बालूका की जलने लग जाए, तब तक इसका पाक करना चाहिए। इसी यंत्र में यदि बालूका के स्थान पर लवण भरा जाए तो उसे लवण यंत्र कहते हैं। मतलब यही स्थिति लवण यंत्र बालूका यंत्र में सिर्फ इतना अंतर है कि इस बाल्टीनुमा जो बर्तन लिया है अपन में, इसमें अगर बालूका की जगह लवण भरेंगे तो ये लवण यंत्र का काम करेगा, और बालूका भरेंगे तो बालूका यंत्र का काम करेगा। शास्त्रों में जिस विधि से अपन को बालूका वो तैयार करनी है, उसी लवण या बालूका उसका ही अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अगर लवण भरा जाए तो ये लवण यंत्र कहलाएगा। और भस्म करने पर इसे भस्म यंत्र के नाम से सूचित किया जाता है। भस्म करने के लिए भस्म यंत्र के नाम सूचित किया जाता है। इस यंत्र में 5 आडक यानी लगभग 15 किलो बालूका डालनी चाहिए। कम से कम 15 किलो बालूका डालनी चाहिए। इस यंत्र के द्वारा गंधक जारण, कूपी पक्व रस निर्माण, पारद के गोलक का पाक किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा क्या क्या निर्माण होता है? एक तो गंधक का जारण होता है, गंधक का जारण करते हैं, कूपी पक्व रस का निर्माण होता है, और पारद के जो गोलक हैं उनका पाक किया जाता है। इस प्रकार से इसमें बालूका यंत्र में इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये बालूका यंत्र आपको तैयार किया गया। तो बालूका यंत्र के बारे में आपको कुछ छोटी टिप्पणी बताऊं कि बालूका यंत्र में सबसे पहले आपको एक आती सी शीशी लेनी है। आती सी शीशी ले करके उसका ढक्कन बहुत मुँह सकड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसके ऊपर 7 बार कपट मिट्टी कर लें। 7 बार कपट मिट्टी करने के बाद में एक बाल्टी नुमा बड़ा बर्तन ले करके उसमें नीचे बालूका भर दें। बालूका के ऊपर वो आपको बोतल रख दें। बोतल रखते समय उसका मुँह कारक से, बोतल में पारद वाली जो भी रखनी है दवा, उसको जारण करना है, वो कजरी वगैरह रख दें, फिर कारक से बंद कर दें। फिर उसको बोतल के मुख तक भी बालूका मिट्टी डाल दें और उसके बाद में उसको पाक करें, अग्नि पर पाक करें। इसके बाद में उसके ऊपर तिनका रखने के बाद बालूका के बाद जलने लगे तब तक समझे पाक हो गया है। पाक करने के बाद इस प्रकार से उसका पाक करें। तो इसमें अगर लवण भर दिया जाए तो यही लवण यंत्र कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं अपन? इसमें अपन गंधक का जारण आदि क्रिया संपन्न करते हैं। अब मैं आपको पुट यंत्र के बारे में बताऊंगा। पुट यंत्र किसे कहते हैं? पुट यंत्र सराव संपुट में बंद औषधि मिश्रित रस को अग्नि मान को जानने वाला निश्चित संख्या में गोबर निर्मित उपकरणों को रखकर पाक करें अथवा चूल्हे पर चढ़ाकर 2 प्रहर की अग्नि दें। इस यंत्र को पुट यंत्र कहते हैं। पुट यंत्र किसे कहते हैं? सराव संपुट में बंद कर औषधि मिश्रित रस को अग्नि मान से जलाने अथवा निश्चित संख्या में गोबर निर्मित उपकरणों पर रखकर पाक करें अथवा चूल्हे पर चढ़ाकर 2 प्रहर की अग्नि दें। इस यंत्र को पुट यंत्र कहते हैं। पुट में आपको बताऊं, पुट कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको गजपुट है, वराहपुट है, महापुट है, कुक्कुट पुट है। इस प्रकार के कई पुटों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सामान्यतया हम बड़ी जो लोह भस्म में, ताम्र भस्म में, अभ्रक भस्म में ये बनाते हैं तो इनको गज पुट में बनाते हैं। 1 गज का गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में पहले अपन को उपले रखनी पड़ती है निश्चित मात्रा में, 500-700 उपले रखनी पड़ती है। फिर अपन को सराव संपुट वाले जो बर्तन है वो रखने पड़ते हैं। फिर वापस उपले रखनी पड़ती है, फिर अग्नि देनी पड़ती है। फिर उसको कई दिनों तक पाक करते हैं। पाक करने के बाद में जब स्वांग शीत हो जाता है, वो अपना आप ठंडा हो जाता है, जब उसको ग्रहण करते हैं। ये पुटों की इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है। मारण योग्य द्रव्य को भस्म करने के लिए अग्नि देने की क्रिया को पुट कहते हैं।
देखो आप पुट की परिभाषा क्या बताई इन्होंने कि मारण योग्य मतलब भस्म बनाने के लिए, मारण का मतलब भस्म बनाना, मारण योग्य द्रव्य को भस्म करने के लिए अग्नि देने की क्रिया को पुट कहते हैं। मतलब कितनी अग्नि देनी है इसमें, इसको पुट कहते हैं। एतदर्थ द्रव्यों की संख्या, सुरक्षा और सम्यक पाक के दृष्टि से दो समान आकार के मृत्तिका सराव में रखकर, दो समान आकार के मृत्तिका सराव में रखकर संधि बंधन कर द्रव्यानुसार उपलों की एक निश्चित संख्या द्वारा अग्नि देते हैं। इस प्रक्रिया हेतु सराव संपुट एवं अग्नि हेतु ईंधन का प्रमाण कुल मिलाकर पुट यंत्र की संख्या को सूचित किया जाता है। मतलब आपको अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जब द्रव्यों की भस्में बनानी होती है तो अलग अलग पुट में कितनी मात्रा में उपले लेनी है, कितनी मात्रा में संख्या में पुट देने हैं, ये अलग अलग आपको इंगित की जाती है, उसको आपको सूचित किया जाता है। एक मिट्टी के पात्र शराब में जिसे अग्नि देना हो या पाक करना हो, वह द्रव्य लेकर एक दूसरे मृत्तिका पात्र में ढककर पात्र को कपड़े और मिट्टी के माध्यम से दृढ़ बंधन कर, मतलब दृढ़ बंधन कर बंधन का मतलब बांध करें और उसमें गोमय यानी गोबर के उपलों से चारों ओर से अग्नि दें, या साधारण रूप से इसे चूल्हे पर रखकर 2 घंटे की अग्नि दें। इसे पुट यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग लोहादी धातुओं को मारण के लिए किया जाता है। तो ये पुट आपके बहुत सारे पुट हैं, गज पुट है, विद्याधर पुट है, विद्याधर तो खैर यंत्र होता है, गज पुट है, महापुट है, वाराह पुट है, कुक्कुट पुट है, कपोत पुट है। इस प्रकार के कई प्रकार के पुट हैं। स्वर्ण बस और रौप्य भस्म अपन को कपोत कुक्कुट पुट से बनाई जाती है। बाकी अभ्रक, ताम्र, लोह, अभ्रक, इनकी जो भस्म बनाई जाती है ये सब गज पुट से बनाई जाती है। तो इसमें भी कम से कम 20 से 25 पुट दिए जाते हैं सामान्य के लिए, वरना अभ्रक तो सहस्त्र पुटी भी होती है, 7 पुटी भी होती है, ऐसे लोह भी 7 पुटी होती है। तो 100 भी पुट देते हैं। इसमें जितनी बार पुट देंगे उतनी बार ही भस्में उत्तम बनाई जाएगी, ये शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको अगले यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस यंत्र का नाम है विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र में क्या होता है, इसमें 2 हांडियों को संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं। 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं। इसमें एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी इस प्रकार रखी जाती है कि नीचे के हांडी के मुख के ऊपर दूसरी हांडी को पेंदा तल भाग अच्छी तरह से बैठ जावे। मतलब वो डमरू यंत्र में तो उल्टी रखते हैं, इसमें ऐसे रखते हैं, एक हांडी फिर मुख पर दूसरी हांडी के तल बैठ जाए, आराम से इस प्रकार रखते हैं, अच्छी तरह बैठ जाए। तब नीचे की हांडी का मुख ढक दें। दोनों की संधि को अच्छी प्रकार से कपड़े मिट्टी से कपड़ मिट्टी कर मजबूत संधि बंधन कर दें। नीचे की हांडी का अधिकांश भाग चूल्हे में समा जाए। ऐसा एक 4 मुख वाला चूल्हा बनाकर उस पर रख दें। इस 4 मुख वाले चूल्हे पर लकड़ी द्वारा अग्नि दी जाती है। 4 मुख का उद्देश्य तीव्र अग्नि प्रदान करना है। यहाँ 4 मुख वाले चूल्हे का मतलब है तीव्र अग्नि मिले, इसका उद्देश्य है। इस यंत्र के निचले पात्र में द्रव्य रखा जाता है तथा ऊपर के पात्र में जल। इस यंत्र में चूल्हे की प्रमुख विशेषता होती है, जिसमें कुछ विद्वान कोष्ठी यंत्र भी कहते हैं तथा कुछ इसे पातना यंत्र भी कहते हैं। विशेष रूप से गंधक जारण के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हिंगुल से पारद का निष्कासन के लिए भी इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। घट यंत्र, ये इस प्रकार से ये विद्याधर यंत्र है। इस विद्याधर यंत्र में एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा जाता है। नीचे वाले मटके में औषधि रखते हैं जिसका करना होता है, दूसरे वाले मटके में पानी रखते हैं ताकि उसमें वो उस औषधि का शुद्ध पातन करके प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से अगला यंत्र है घट यंत्र। घट यंत्र में 4 प्रस्थ क्षमता वाला तथा 4 अंगुल परिणाम वाला मुख वाला पात्र घट यंत्र कहलाता है। इसे आप्यायन यंत्र भी कहते हैं। ये घट यंत्र है, इसे आप्यायन यंत्र भी कहते हैं। आगे है इसी तरह पाताल यंत्र, पातना यंत्र। पातना यंत्र में है ऊर्ध्वपातन यंत्र। पातना यंत्र में 3 प्रकार के यंत्र होते हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन। तो पातना यंत्र में सबसे पहले अपन ऊर्ध्वपातन यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन में इस यंत्र के निर्माण के लिए छोटी बड़ी 2 हांडी अपेक्षित होती है, यानी चाहिए होती है। बड़ी हांडी ऊपर की ओर इस प्रकार रखें जिससे नीचे की छोटी हांडी का मुख ऊपर वाली हांडी के मुख में प्रविष्ट हो जावे। ऊपर वाली हांडी का पृष्ठ तल 16 अंगुल विस्तार वाला होना चाहिए। इस पृष्ठ पर तल पर 8 अंगुल चौड़ा
और 10 अंगुल लंबा और 4 अंगुल ऊंचा एक आलबाल यानी जलाधार बनाना चाहिए। मतलब ऊपर वाली मटकी के ऊपर एक आलबाल जलाधार बनाना चाहिए जिसमें अपन पानी भर सकें, ऐसा जलाधार बनाना चाहिए। ऊपर और नीचे की दोनों पात्र में संधि भाग को भैंस के दूध में चूना, मंडूर और फानी यानी गुड़ का द्रव भाग से घोटकर निर्मित लेप से दृढ़ बंधन कर संधि बंधन कर सुखा लेना चाहिए। मतलब इसे हम कपड़े मिट्टी में उस मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग नहीं करके इसमें गुड़, फानित, मंडूर आदि का प्रयोग करके इसको सुखा लेना चाहिए। अब आलबाल वाला पात्र ऊपर की ओर रखकर नीचे वाले पात्र को चूल्हे से ढक दें, चूल्हे चढ़ा दें और ऊपर के आलबाल में पानी भर दें। इस यंत्र के निचले पात्र में ऊर्ध्वपातन योग्य द्रव को रखें। ऊपर से शीतलता के लिए आलबाल जलाधार में जल भरा होता है। इस यंत्र को क्रमशः मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि देकर ऊर्ध्वपातन करना चाहिए। ऊपर जलाधार में डाला गया गर्म जल होने पर जल बदल लेना चाहिए। व्यवहार में जलाधार की जगह गीले कंबल के टुकड़े को भी रखा जा सकता है, जिसे शीतल जल में भिगोकर बार बार बदलते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वपातन आपका यंत्र हो गया। इस ऊर्ध्वपातन यंत्र से इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इस ऊर्ध्वपातन यंत्र में हिंगुल से पारद का निष्कासन किया जाता है और 16 अंगुल पृष्ठ विस्तार वाला 1 किलो पारद के लिए उपयुक्त है। 1 किलो पारद या हिंगुल के लगातार मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि क्रम से 5 घंटे की अग्नि पर्याप्त होती है। अग्नि देने के बाद स्वांगशित होने पर सावधानीपूर्वक संधि बंधन खोलकर पात्र को हटाकर आभ्यंतर तल में वस्त्र से धीरे धीरे घिसकर पारद को एकत्र कर लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।